ओके, वेलकम टू नर्सिंग मास्टर चैनल वंस अगेन। और अल्फा थैलेसीमिया बेटा हम लोग ने कर लिया था और बीटा थैलेसीमिया हम लोग को करना है। मुझे लगता है कि अल्फा थैलेसीमिया में कुछ आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को मुझे लगता है शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ लगता है कि मेरा ज्ञान बढ़ गया, लेकिन दूसरों का ज्ञान नहीं बढ़ना चाहिए। जितना मार्क्स मुझे मिलेगा उतना मार्क्स दूसरे को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये ख्याल आपका गलत है। पूछो कैसे? इफ़ यू आर डूइंग द नर्सिंग, है ना, अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं, अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं और मान लीजिए कि आपको 100 में से मान लीजिए कि बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिलता है, मे बी मान लीजिए 90 मिलता है, किसी एक को मान लीजिए कि 60 मिलता है, ठीक है। उस कंडीशन में अगर मान लीजिए आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं अपनी जॉब के लिए और दोनों लोग ही क्वालिफाई करते हैं, भाई 60 वाला भी एलिजिबल है, 90 वाला तो खैर एलिजिबल है ही है, ठीक है, और दोनों लोग क्वालिफाई करते हैं बेटा, तो जो स्टार्टिंग सैलरी होगी ना वो दोनों की सेम ही होगी। ऐसा नहीं कि किसी को एक आईएएस की सैलरी मिलेगी, किसी को क्या होता है एसएससी की सैलरी मिलेगी। तो एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे की हेल्प करिए, और बैच में अगर जो कमज़ोर है उनको आप मदद करिए, जो लोग नहीं जानते उनको बताइए, वीडियो को शेयर करिए। तो हम लोग ने थैलेसीमिया स्टार्ट किया था, थैलेसीमिया में हम लोग ने अल्फ़ा थैलेसीमिया पे डिटेल बात कर ली थी। एक चीज़ और अच्छी है कि आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो यहाँ पर मैं पीपीटी इसलिए बनाता हूँ कि आपके लिए रेडीमेड नोट्स है, शॉर्टकट में नोट्स है। इतना ही अगर आप लिख देंगे तो अगर वो 7-8 सवाल मार्क्स का अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप उसमें अच्छा खासा नंबर पा देंगे, क्योंकि आप पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा थैलेसीमिया की बात हो गई थी, अब हम लोग बीटा थैलेसीमिया की बात करेंगे। चलो, अब बीटा थैलेसीमिया में बेटा क्या है, देखो, हेरिडिटरी डिसऑर्डर वो भी, तो हेरिडिटरी डिसऑर्डर वो भी है। जो बच्चे अगर इसी को पहले देख रहे थे तो मैं उनको बता दूं कि हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है दैट इज़ अ प्रोटीन, ठीक है। कोई भी प्रोटीन जो बनती है बेटा वो प्रोटीन बनती है ट्रांसक्रिप्शन से, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है उसका, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन डीएनए, डीएनए क्या होता है आपको पता है, डीएनए क्या होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स लगे रहते हैं, दैट इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और उस पर न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं। इस डीएनए से हमारे अंदर क्या बनता है, एच एन आर एन ए। चलो एच एन हटा दो, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन तुम्हारे पास होगा, ठीक है। तो आर एन ए बनता है, ठीक है, क्या बनता है बेटा, आर एन ए बनता है, ओके। अब इस आर एन, तो इसको क्या बोलते हैं, डीएनए से आर एन ए को बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अब इस आर एन ए से राइबोसोम्स क्या बनाता है, एक प्रोटीन जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन हो जाता है, जो कोड मिला हुआ है हमें, उसी चीज़ के तहत ही हीमोग्लोबिन बनता है। अदरवाइज हीमोग्लोबिन ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन का जो जन्म होता है वो जेनेटिक होता है। तुम्हारे सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी वो सब जेनेटिक होती है। तभी आप के देखेंगे कि 99% हम लोग सब क्या है, हमारे जीन्स एक जैसे होते हैं। 1% ही हमको सबसे अलग जुदा करता है, कि हम चाइनीज़ से अलग है, हम अमेरिकन से अलग है, हम इंग्लैंड वालों से अलग है। दिस इज़ द स्टोरी। ठीक है, तो अब इसमें होता ये है कि बेटा हीमोग्लोबिन के अंदर आपके पास 4 आयरन होते हैं। आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बाइंड द ऑक्सीजन, ठीक है। तो 4 आयरन के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, यहाँ तो लिखा ही नहीं। और इसके पास बेटा दो दो एक एक पेयर चेन होती है, ऐसे बना देता हूँ। दे बोथ आर क्या बोलते हैं, बीटा चेन। दे बोथ आर बीटा चेन, यानी एक पेयर बीटा चेन है और एक पेयर आपके पास क्या है, अल्फा चेन है, ठीक है। जब अल्फ़ा चेन नहीं बनती है तो उसे क्या बोलते हैं, थैलेसीमिया। अल्फ़ा में अगर एक चेन नहीं बनती, ये अल्फ़ा है, अगर अल्फ़ा में एक चेन नहीं बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, थैलेसीमिया माइनर। दोनों ही नहीं बनती उसको बोलते हैं थैलेसीमिया मेजर, ठीक है। उसी तरीके से बीटा चेन भी है। अगर बीटा चेन नहीं बन रही है और ये तीनों चेन अगर इसके पास है तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेशेंट, क्योंकि ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये तीनों मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन पकड़ने के लिए सक्षम है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अब 50% नहीं बनता है तो 50% ऑक्सीजन हो तो भी चलो काम चलता है। 75% नहीं बनती है तब दिक्कत होती है। और जब चारों ही नहीं बनती है, ना दोनों अल्फ़ा बनेगी ना दोनों बीटा बनेगी, तब तो फिर कहानी का अंत है। गॉट द पॉइंट। तो बीटा थैलेसीमिया बेटा ये है कि बीटा चेन नहीं बनती, हो सकता है एक चेन ना बने, हो सकता है दोनों चेन ना बने, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ बीटा थैलेसीमिया लॉक कर दिए। तो बीटा थैलेसीमिया माइनर, ठीक, ऑल्सो नोन एज बीटा थैलेसीमिया ट्रेट और कैरियर
स्टेट, यानी कि इसको कैरी करते हैं। कोई दोनों में तो कोई भी पेरेंट कैरी कर सकते हैं, अदर फादर और अदर मदर। कॉज्ड बाय वन डैमेज बीटा ग्लोबिन चेन, ठीक है। नाउ बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया कॉजेज मॉडरेट टू सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया क्यों? हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, मे रिक्वायर सम मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि हमको बीच बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, हमेशा नहीं, ठीक है। तो मतलब जब जब बीच में ज़रूरत पड़ती है, जब जब डॉक्टर्स बताते हैं तो हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है उसमें, बट नॉट सीवियर एज थैलेसीमिया मेजर। मगर थैलेसीमिया मेजर ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसमें दोनों ही जीन्स नहीं बन रहे। अगर 2 अल्फा जीन्स है तो भी उसका 50% काम चलेगा, लेकिन अगर दोनों बीटा क्या बोलते हैं चेन नहीं बन रही है, दोनों बीटा ग्लोबिन नहीं बन रही है, तो उसको हम लोग एक और नाम क्या देते हैं, कूलेज एनीमिया, ठीक है। दिस इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ द डिसऑर्डर कॉज्ड बाय 2 डैमेज बीटा ग्लोबिन जीन्स, causes life threatening anemia and requires regular lifelong blood transfusion and other medical care, ठीक है। people with this condition are also referred to as having transfusion dependent thalassemia। तो ये तुम्हारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया क्या है, दैट इज द बीटा थैलेसीमिया मेजर। ऐसे नहीं पूछते हैं, पूछेंगे क्या, कूलेज एनीमिया, ओके। तुम कहोगे तो हम इस पर टेस्ट भी बनाएंगे, मज़ेदार टेस्ट, जो तुम्हारे एम्स और यूपीएससी और जहाँ जहाँ मतलब सर्विस कमीशन से, जो अब सर्विस कमीशन एग्ज़ाम कराती है, ठीक है। चलो आगे बढ़े ना। कॉजेस क्या है बेटा, कॉजेस तो वही हेरिडिटरी है, कोई भी एक जीन्स म्यूटेट हो सकता है। जब एक जीन म्यूटेट होता है तो बीटा थैलेसीमिया माइनर बोलते हैं, जब 2 जीन्स म्यूटेटेड होते हैं तो उसे बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कॉजेज बाय 2 म्यूटेटेड जीन्स हैं, यहाँ भी कॉजेज बाय 2 म्यूटेटेड जीन्स हैं, मगर इसमें मॉडरेट एनीमिया होता है और इसमें कूलेज एनीमिया में लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया होता है, मतलब बिल्कुल ही हीमोग्लोबिन नहीं बनता। और सिम्टम्स जो होते हैं वो बचपन से ही पेशेंट के जो बच्चा होता है या पेशेंट होता है उसके अंदर स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। पेशेंट का जॉन्डिस होगा, पेट सूजा रहेगा क्योंकि लीवर भी बड़ा रहेगा और तुम्हारा स्प्लीन भी बड़ा रहेगा, इसलिए एब्डोमेन भी क्या रहता है, बड़ा हुआ दिखता है। अब बड़ा इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। अब पेशेंट तो आया, तो पेट फूला है, बच्चे को लेकर आया, पेट फूला है, जब वो क्या आपने पालपेट किया, सब कुछ देखा तो हिपैटोमेगैली भी है, स्प्लीनोमेगैली भी है, पेलनेस भी है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें बेटा होता क्या है, ठीक, इसमें होता ये है कि आप जब वो करते हैं, सीबीसी करते हैं, तो दिस टेस्ट रिवील्स इफ यू हैव अ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल पेल एंड रेड ब्लड सेल्स एंड अ डिक्रीज्ड एमसीवी होता है, मीन कॉर्पोसलस वैल्यू, गॉट द पॉइंट। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, जैसे वो करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप जानते हैं हमेशा किसके लिए किया जाता है, डीएनए क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंटिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर ही जो जो क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, उसमें ये देखा जाता है कि जो सेपरेट डिफरेंट hemoglobin types to measure the amount of beta globin chains and identify abnormal patterns कि ऐसा पैटर्न बन क्यों रहा है, क्यों नहीं बीटा ग्लोबिन चेन बनी, ठीक है। फिर मोलिकुलर जेनेटिक वो करी जाती है, टेस्टिंग करी जाती है, ठीक। आयरन स्टडीज़ करी जाती है कि अगर आयरन ओवरलोड हो रहा है इसका मतलब है कि उसको थैलेसीमिया है, क्योंकि आयरन ओवरलोड में उसमें थैलेसीमिया में आयरन ओवरलोड होता ही है। प्रीनेटल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, अगर मदर कैरियर है या फादर कैरियर या दोनों ही कैरियर हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में तो 100% जाना ही जाना। अगर 2 बच्चे हो रहे तो किसी न किसी को तो जाना ही जाना, हो सकता है दोनों को भी जाए, ठीक है। तो उसके लिए बेटा क्या है, कोरियोनिक वायरस सैम्पलिंग, जो कोरियन लेयर होती है प्लेसेंटा की, उसकी भी सैम्पलिंग ली जा सकती है, या फिर अमाइनो सेंटेसिस, यानी कि एक नीडल डालते हैं मदर के ऊम में और जो उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके अंदर, और उस एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं और उसमें जो बेबी के सेल्स आते हैं उस सेल्स से क्या करते हैं, मालूम करते हैं, उसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। लेकिन इसके लिए पहले इजाज़त लेनी पड़ती है, सहमति लेनी पड़ती है। साइन सिम्टम्स इसलिए मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि साइन सिम्टम्स सेम एज इट इज़, जैसे अल्फा थैलेसीमिया में है वैसे ही सेम साइन सिम्टम इसमें बीटा थैलेसीमिया पे है, ठीक है। तो हम लोग सीधा मैनेजमेंट पे आते हैं कि अगर किसी को, तो हम यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन सिम्टम्स एज अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दे दो, फॉलिक एसिड बहुत काम आता है हीमोग्लोबिन के लिए, ठीक है। डाइटरी चॉइसेस में बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीनी है,
क्योंकि बहुत ज़्यादा चाय पीते तो आयरन का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है कम हो जाता है। ठीक है, मैनेजिंग आयरन लेवल्स, तो उसके लिए क्या करते हैं, चिलेटिंग थेरेपी, ये आपको हमने अल्फा थैलेसीमिया में भी बताया था। ठीक है, वैक्सीनेशंस कर दो, क्योंकि जब स्प्लीन वीकेंड होती है तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या है, इन्फेक्शंस लगने के चांसेस रहते हैं, और जब इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहते हैं तो जितनी भी वैक्सीन आती है उससे पेशेंट को बीटा थैलेसीमिया माइनर में वैक्सीनेटेड कर देना चाहिए। ठीक है, सॉरी। नाउ बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन फिर भी किया जाता है। लेकिन इसमें सबसे बेहतर क्या दिया जाता है, हाइड्रोक्सी यूरिया एक दवा होती है, हाइड्रोक्सी यूरिया दवा दे दिया जाता है मदर को ही, जिससे कि जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। और जब बढ़ता रहेगा तो उससे क्या होगा, कम से कम बेबी जो है वो अपनी फुल जो उसकी फीटल लाइफ है, उस पूरी फीटल लाइफ में उसका फीटल ग्रोथ बहुत अच्छा हो पाएगा। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते ही हैं, आयरन चेलेशन थेरेपी देते हैं अगर आयरन ओवरलोड हो गया है, उस कंडीशन में आपको पता है कि एडीटी और ओरली भी दे सकते हैं और इंजेक्शन से भी दे सकते हैं। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देना है बेटा, ऐसे एस्पिरिन दिया जाता है, क्योंकि एस्पिरिन क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग से बचाती है। तो बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया वालों को और कूलेज एनीमिया वालों को भी एस्पिरिन दिया जाता है। ठीक है, और रेगुलर उनको मॉनिटरिंग करने की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। ना मैनेजमेंट ऑफ बीटा थैलेसीमिया मेजर या कूलेज एनीमिया, इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेगुलर होना रहता है, कभी कभी हफ्ते में 2 बार भी करना पड़ता है। आयरन चिलेशन थेरेपी ये आप मैंने बता ही दिया है। फॉलिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्सी यूरिया ये मदर को दे देते हैं ताकि बेबी जो उम्र में है उसके अंदर हीमोग्लोबिन नॉर्मली बनता रहे। ठीक है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये भी कर सकते हैं। और जीन थेरेपी अभी एक्सपेरिमेंटल पे चल रहा है, जीन को ही अगर वो चेंज कर दिया जाए, लेकिन वो तो पकड़ना बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन काम तो चल ही रहा है मेडिकल फील्ड में। बट इसका प्रोग्नोसिस क्या है, ठीक है, बीटा थैलेसीमिया माइनर ट्रेड का जो मतलब इसमें तो खैर ये तो वो रहता है एसिम्टोमेटिक, ये हो जाते हैं कैरियर। ठीक है, बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया वाले प्रोग्नोसिस फेयरली गुड है इन कंपैरिजन टू कोलेज एनीमिया। ठीक है, इसमें क्योंकि लेस नीड फॉर ट्रांसफ्यूजन एंड अ लोअर रिस्क ऑफ सीवियर आयरन ओवरलोड कंपेयर्ड टू कोलेज एनीमिया या बीटा थैलेसीमिया मेजर। अगर बीटा थैलेसीमिया मेजर अनट्रीटेड रहा, पेशेंट की अगर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अलाउ कर रही है, ट्रीटमेंट महंगा चल रहा है क्योंकि बहुत रेगुलर इनको ब्लड वो चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, तो ब्लड के वो जो होते हैं डोनर्स वो नहीं मिलते हैं, 1-2 तो मिल जाएंगे, बहुत चैरिटी करके दे देंगे, लेकिन उनको तो रेगुलर चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट जिसको कोलेज एनीमिया रहती है वो 20 साल से पहले ही क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, एंड इनके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, हम लोग कॉम्प्लिकेशन आगे देखेंगे। तो ये है बेटा प्रोग्नोसिस इनका। कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, हार्ट एंड लीवर कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट फेलियर हो सकता है, क्या होता है आयरन ओवरलोड की वजह से, लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर में फाइब्रोसिस हो सकता है, सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है, और इंक्रीज रिस्क ऑफ लीवर कैंसर भी हो सकता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, यानी कि जो पल्मोनरी में जो जो लंग्स में जो ब्लड वेसल्स है जो हार्ट से निकल के जाती, मतलब जो हार्ट तक आएंगी पल्मोनरी वेन्स, और हार्ट से निकल के जो पल्मोनरी आर्टरी जाती है, उनके अंदर का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है उसकी वजह से। ठीक है, नाउ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बीटा थैलेसीमिया, बोन डिफॉर्मिटीज। ठीक है, वाइडनिंग बोन्स, बोन्स एकदम चौड़ी चौड़ी हो जाती है। ठीक है, खासकर फेस और स्कल की, लीडिंग टू प्रोमिनेंट फोरहेड, तो बड़ा बड़ा मतलब ये जो माथा होता है, बड़ा बड़ा माथा दिखता है, और फेशियल स्ट्रक्चर में भी क्या होता है, चेंजेस आ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन क्या हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है और कभी भी फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, तो वो फ्रैक्चर्स लिखा ही हुआ है नीचे, गॉट द पॉइंट। चलो, और क्या बोला, डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है, हाइपोगोनाडिज्म हो सकता है। हाइपोगोनाडिज्म मतलब कि जो हार्मोन्स होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, एफएसएच हो, हाँ, एलएसएच हो, टेस्टोस्टेरोन हो, ये सारे क्या हो जाते हैं, इनका जो सिक्रीशन होता है वो सिक्रीशन कम हो जाता है, तो प्यूबर्टी भी क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है इनकी। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, ड्यू टू द आयरन ओवरलोड, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन, मैंने थायराइड पे हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों पे वीडियो करी, लिंक डाल दूंगा, तो आप दोनों का काम देख सकते हैं कि दोनों का काम क्या है। स्प्लीनोमेगैली हो सकता है बेटा, कोलोलिथियासिस हो सकता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं, और लेग अल्सर भी हो सकता है बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया में।
ठीक है, तो ये बात क्लियर है। ठीक, अभी फिर वही अपील कि ये जो नर्सिंग मास्टर चैनल है बेटा, ये चैनल स्टूडेंट्स के लिए है, और क्या बोलते हैं, या फिर नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए, या कॉमन लोग जो देखना चाहिए उनके लिए भी है। ठीक है, कॉमन लोग भी देख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कंटेंट आपको अच्छा लगता हो, कंटेंट को आप शेयर किया करिए, कंटेंट को लाइक किया करिए, कंटेंट में कमेंट किया करिए, सवाल पूछा करिए, एंड अबव ऑल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। देखिए, इससे क्या है कि हमको थोड़ा सा बूस्ट मिलता है, क्योंकि अभी मतलब जो वीडियोस बनाते हैं वो बेहतर से बेहतर आपके पास बनाने की कोशिश करते हैं, और कई सारे बुक्स से और इंटरनेट से माल मसाला निकाला जाता है, और उस माल मसाले को निकालने के बाद ही हम उसको क्या करते हैं, आपके पास प्रस्तुत करते हैं, कोशिश करते हैं। क्योंकि क्या है, मेरी आदत है बोर्ड और पेन से पढ़ाने की, या बोर्ड और चॉक से पढ़ाने की, और मेरी आदत इस पे नहीं रही कभी कि मैं पीपीटी बनाऊं। लेकिन मेरे पास कई सारे जहाँ पर मैं टीचिंग करता हूँ, मैं कोचिंग्स भी लेता हूँ नर्सिंग स्टूडेंट्स की ऑनलाइन, और मैं जहाँ पर पढ़ाता हूँ वो लोग बोलते हैं कि नहीं सर, आप पीपीटी से पढ़ा, वो क्या करो, पढ़ाया करो और हमें भेज देगा। बेटा, ये चीज़ गलत है। गलत इसलिए क्योंकि जितना आप बुक्स पढ़ेंगे, जितना आप रिसर्च करेंगे, जितना आप ढूंढेंगे, वो आपके लिए बेहतर है। नर्सिंग इज़ नॉट अ सिंपल जॉब. Nursing is a very high skilled job. After doctor, the nurse is a person who directly face to the patient. और कई सारे हॉस्पिटल्स में तो मैं मतलब आपको बता दूं कि मतलब डॉक्टर्स नर्सेस पे इतना डिपेंड होते हैं कि मतलब उनके लिए वो स्टैंडिंग ऑर्डर लिख के चले जाते हैं। और कभी कभी मतलब नर्स जो होती है वो अपना मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट कर देती है, मेडिकल मैनेजमेंट कर देती है, डॉक्टर को बता देती है, एंड ही इज़ फिट एंड फाइन। हालांकि एक्सपीरियंस से आता है और आपका एजुकेशन से आता है, ठीक है, और आपका डेडिकेशन से आता है। तो मेरी यही अपील है कि आप मतलब डेडिकेशन से और क्या बोलते हैं, अपने एजुकेशन को बढ़ाइए, कोशिश करिए। मुझे कमेंट डालिए, अगर आपको पीपीटी पसंद है तो मैं पीपीटी से पढ़ाऊँगा, लेकिन मुझे पीपीटी बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो फिर वही अपील है आपसे, एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितना अच्छा होगा मैं कंप्यूटराइज़ बोर्ड लूँगा तो बड़ा-बड़ा अपने पेन से पढ़ा सकूँगा। ओके, थैंक यू।